हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बेटी, तुम्हारे पिता बहुत महंगा लहंगा तो नहीं ला पाए, इसीलिए ये खानदानी लहंगा मैं तुम्हें देती हूँ। ये लहंगा तुम्हारी दादी ने मुझे दिया था, लेकिन ये लहंगा तो बहुत बड़ा और बहुत भारी लग रहा है। हाँ बेटी, ये लहंगा मेरी सास को उनकी सास ने दिया था, इसलिए ये देखने में तो ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था ये मुसीबत के वक्त काम आएगा। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी लड़की राधिका के माँ बाप ने उसे 10 लाख का लहंगा ला कर दिया। अगले दिन दोनों एक साथ ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची। वैसे ही राधिका ममता के लहंगे को देखकर हंसने लगी। अपनी परदादी का लहंगा पहनकर आ गई हो क्या? मेरा लहंगा देखो, 10 लाख का है। विजय, मैंने लाख बार मना किया था कि गरीब लड़की से शादी मत करो, पहले दिन ही बेइज्जती करवा ली। माँ, अमीर गरीब से कुछ नहीं होता, ममता बहुत अच्छी लड़की है। ममता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो छुपा रही थी। खैर, लेकिन जब खाना बनाने की बारी आई तब, सासू माँ, मैं लाखों के गहने लेकर आई हूँ, मेरा 10 लाख का लहंगा और मैं खाना बनाऊंगी। अपनी छोटी बहू को देखिए, इसका लहंगा देखकर ही लग रहा है कि नौकरानी है, खाना यही बनाएगी। बिल्कुल सही कह रही हो बहू। ममता, जाओ जल्दी से सबके लिए खाना बनाओ। ममता बेचारी रोते हुए किचन में गई और खाना बनाने लगी। माँ ने कहा था ये लहंगा मुसीबत में मेरे काम आएगा, लेकिन ये तो मेरा मजाक उड़ाने के काम आ रहा है। तो इस तरह राधिका उस घर में कोई काम नहीं करती थी, सारा काम ममता को ही करना पड़ता था, लेकिन वो किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। फिर एक रात, अजय, ऐसा करो थोड़े गहने बेचकर गाड़ी ले लेते हैं, ताकि आसपास के लोग हमसे जले, और सबसे ज्यादा तो मेरी देवरानी जलेगी। सही कह रही हो तुम। अगले दिन अजय और राधिका कुछ गहने बेचकर गाड़ी ले आए। अरे भैया, मुबारक हो, आपने गाड़ी ले ली, लेकिन हमारी इतनी कमाई तो है नहीं कि हम गाड़ी ले लें। जरूर आपने किश्त पे ली होगी। मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मैंने हार्ड कैश में ये गाड़ी ली है, किश्त पर नहीं ली। तो इस तरह अजय और राधिका उस गाड़ी से खूब घूमते रहते थे, खूब ऐश करते थे, लोगों को जलाते थे। इधर ममता दिन भर घर में काम किया करती थी। अजय और विजय दोनों एक ही सरकारी दफ्तर में काम करते थे। एक रोज विजय के केबिन में एक आदमी पैसों से भरा बैग लेकर आया। साहब, ये 5 लाख रुपए ले लो, लेकिन मेरा वो खेतों वाला काम करवा दो। तुम मुझे घूस देने की कोशिश कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। वो आदमी वहाँ से बैग लेकर निकलने लगा, लेकिन तभी उसके बड़े भाई अजय ने ये सब देख लिया। उसने उसे चुपके से अपने केबिन में बुलाया। मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, लेकिन 5 लाख थोड़े कम नहीं है। मैं 2 लाख और दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, पैसे यहीं रख दो, कल तक तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और जब भी ऐसा कुछ काम हो, तुम सीधा मेरे पास चले आना। पैसे देकर वो आदमी वहाँ से चला गया। रात में अजय नोटों से भरा बैग लेकर सीधा अपने कमरे में चला आया। क्या बात है, इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? वो सब छोड़ो राधिका, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, नोटों की बारिश होने लगी है। तो इस तरह अजय लोगों से घूस लेकर खूब पैसे इकट्ठे करने लगा। वहीं विजय बेचारा ईमानदारी से काम करता था। फिर एक रोज अजय ने अपने दफ्तर के चपरासी को अपने केबिन में बुलाया और उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, तुमको हर महीने मैं 50,000 रुपए अलग से देता रहूंगा। हमारे दफ्तर के आसपास बहुत सारी इंक्वायरी बैठ रही है, बहुत सारे लोग घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। अगर इंक्वायरी वाले हमारे ऑफिस आए तो तुम कह देना कि इस दफ्तर में विजय नाम का इंसान घूस लेता है। लेकिन साहब, घूस तो आप लेते हो, हमने कई बार आपको देखा है। मुझे पता है, इसी वजह से तो तुमको बुलाया है कि कहीं धोखे से तुम मेरा नाम न ले लो। उसके अगले दिन ही उनके दफ्तर में छापा पड़ गया। मालिक भी वहीं मौजूद था। मिस्टर अजय, हमें खबर मिली है कि आप घूस लेकर काम करते हैं। देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं घूस नहीं लेता। साहब, विजय बाबू घूस लेते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। उन लोगों की बातें विजय दूर से सुन रहा था। वो भी उनके पास आ गया। सर, ये चपरासी बिल्कुल सही कह रहा है। एक बार एक आदमी मुझे घूस देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उससे घूस ली ही नहीं। विजय, इतना ईमानदार कोई नहीं होता कि कोई घूस देने आए और वो उसे मना कर दे। तुमने पक्का घूस ले ली होगी। हमारे दफ्तर की बदनामी हुई है तुम्हारी वजह से, निकल जाओ मेरे दफ्तर से। तो इस तरह विजय की नौकरी चली गई। फिर एक रोज, सासू माँ, देवर जी ने जानबूझकर ये सब किया है ताकि इन्हें कोई काम न करना पड़े और सारा खर्चा इनके बड़े भाई चलाएं। मैं तो कहती हूँ बंटवारा कर दीजिए, सब लोग अपना अपना कमाएंगे, अपना अपना खाएंगे। भाभी, आप परेशान मत हो, हम दोनों अलग हो जाएंगे। उसी दिन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो गया। ममता, मैंने आज तक सिर्फ ईमानदारी की है और ईमानदारी का फल ये मिला मुझे। चिंता मत कीजिए, भगवान एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। अब विजय दूसरी जगह नौकरी की तलाश करने लगा, लेकिन हर कोई जानने लगा था कि उसने घूस ली है, इसलिए कोई भी उसे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसके यहाँ खाने के भी लाले पड़ गए। विजय, हमारे यहाँ राशन भी खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। ममता, कोई हमें उधार देने को भी तैयार नहीं है, हमारे पास पैसे भी नहीं बचे। अब समझ में नहीं आता कि करूँ तो क्या करूँ। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ गई। सुनो, कल हमारे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है, तुम दोनों भी आ जाना, खाने पीने को मिल जाएगा। इतना बोलकर उसकी माँ वहाँ से चली गई। राधिका ने ये सब देख लिया था, इसलिए उसने अपनी सास से कहा,
सासू माँ, हमारी पार्टी में इतने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, उन गरीब लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? मेरा भी कोई मन नहीं था उन्हें बुलाने का, लेकिन अगर उन्हें नहीं बुलाते तो लोग क्या कहते। करीब आधी रात में राधिका चुपके से अपने कमरे से बाहर आई और सोचने लगी, कल अगर ममता अपना खानदानी लहंगा पहनकर आई तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। राधिका चुपके से ममता के कमरे में गई और उसके लहंगे को कैंची से काट दिया। अब कल ये हमारे फंक्शन में आ ही नहीं पाएगी। अगले दिन शाम को राधिका के घर पार्टी की तैयारी होने लगी। वो अपना लाखों का लहंगा पहनकर तैयार हो गई। तभी अजय पैसों से भरा बैग लेकर उसके पास आया। राधिका, मेरा मालिक भी इस पार्टी में आने वाला है, अगर कहीं जांच हो गई तो मैं फंस जाऊंगा। ये पैसे लेकर जाओ और अपने मायके में रखाओ। ये सब आपको पहले बताना चाहिए था। ठीक है, मैं जाती हूँ। राधिका पैसों से भरा बैग लेकर पीछे के रास्ते पैदल ही निकल गई। पूरे शहर की लाइट चली गई, चारों तरफ अंधेरा हो गया। वहीं दूसरी तरफ ममता अपने घर में मोमबत्ती की रोशनी में अपने लहंगे को देख रही थी जो कि फटा हुआ था। विजय, ये लहंगा देखो, पता नहीं कैसे फट गया। कोई बात नहीं ममता, वैसे भी मेरा पार्टी में जाने का बिल्कुल मन नहीं है। सासू माँ हमें बुलाने आई थी तो हमें जाना तो पड़ेगा ही, मैं इसे सिल देती हूँ। ममता जैसे ही लहंगे को सिलने लगी, वैसे ही जहाँ पर लहंगा फटा हुआ था उसके अंदर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने हाथ डालकर अंदर देखा तो लहंगे की 2 लेयर के बीच एक पूरी सोने की लेयर थी। उसने पूरा लहंगा फाड़ दिया तो देखा लहंगे की बीच वाली परत सोने की थी। ये देखकर विजय और ममता दोनों ही हैरान रह गए। ममता, ये तो पूरी सोने की परत है। हाँ विजय, शायद इसीलिए मेरी माँ ने कहा था कि ये लहंगा मुसीबत के वक्त काम आएगा। अब हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ राधिका का महंगा लहंगा तूफान की वजह से किसी झाड़ी में फंस गया। जैसे ही वो अपने लहंगे को बचाने की कोशिश करने लगी, वैसे ही तूफान की वजह से सारे नोट उड़ गए। तभी अपनी कार से अजय का मालिक वहाँ से गुजरा। उसने उड़ते हुए नोट देख लिए। वो राधा को लेकर सीधा उसके घर पहुँचा। मिस्टर अजय, उस चपरासी ने सब उगल दिया है और नोटों से भरा बैग मैंने रास्ते में अपनी आंखों से देख लिया है। अब तुम्हारा कोई भी झूठ काम नहीं आएगा। तुमने अपने छोटे भाई को ही फंसा दिया। भाई के नाम पर कलंक हो तुम। आज से तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ और विजय जैसे ईमानदार आदमी को फिर से वापस रख लेता हूँ। ये सब कुछ मेरे महंगे लहंगे की वजह से हुआ है। कि अगर झाड़ियों में ना फंसता तो कुछ ना होता। तो इस तरह सारे मेहमानों के सामने अजय की बेइज्जती हो गई। अब विजय की नौकरी फिर से लग गई और उस खानदानी लहंगे में जो सोना निकला था उसका थोड़ा सोना बेचकर उन लोगों ने अपना अलग घर बनवा लिया। आ बहुआ, मैं तेरी सास हूँ और मेरा नाम आशा है। नमस्ते माँ जी। खुश रह, हमेशा सुंदर बनी रह। लेकिन इस अजीब तरह के आशीर्वाद को सुनकर अंजलि भी हैरान रह गई। तभी आशा ने उसकी बाह पकड़कर उसे खड़ा किया और घर के अंदर ले आई। नई नवेली बहू अंजलि के मन में अपने ससुराल को लेकर कई सवाल उमड़ रहे थे, जिनका जवाब वो किसी से पूछती उससे पहले ही उसकी सास आशा वहाँ एक तसला लेकर आ गई। अब धीरे धीरे अपना घूंघट उठा अंजलि और इसमें भरे पानी में देख। फिर जैसे ही उसकी परछाई पानी में दिखी, देख रही हो तुम सब कितनी सुंदर बहू लाई हूँ मैं अपने अनुज के लिए। आ जाओ, सबकी सब आ जाओ और मेरी बहू की मुंह दिखाई करो। आशा के इतना कहते ही सारी औरतें पानी में अंजलि का चेहरा देखने लगी और फिर कुछ देर बाद, चलो अब सबने परछाई देख ली है ना, तो अंजलि अब हम तुम्हें सीधा देख सकते हैं। घूंघट हटा लो बहू। जी माँ जी। अंजलि ने धीरे से अपना घूंघट हटाया। वो सच में बहुत ही सुंदर और गोरी थी। तभी आशा ने भी अपना घूंघट हटा दिया। लेकिन अंजलि ने जैसे ही अपनी सास का चेहरा देखा तो वो हैरान रह गई। असल में आशा बहुत ही काली थी। हैरानी की बात थी कि उन सारी औरतों का रंग भी भयंकर काला था। ये देखकर अंजलि बुरी तरह सहम गई। डर मत अंजलि, कहीं तेरी हालत भी हमारी तरह ना हो जाए, इसीलिए वो टोटका करवाया था। बस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि उस परी का श्राप तुझे ना लगे और तू हमेशा ऐसी ही गोरी और सुंदर बनी रहे। श्राप? कैसा श्राप? और ये आप सब? घबरा मत, सब बताऊंगी तुझे, मगर आज नहीं कल। अभी तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। फिर अगले दिन आशा अंजलि को सुबह सुबह गांव के एक पुराने मंदिर में लेकर गई, जहाँ एक बूढ़ी औरत भगवान की पूजा कर रही थी। अम्मा, मैं अपनी बहू को लेकर आ गई हूँ, देखो ना ये ठीक तो है ना। मुझे क्या हुआ है माँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। खामोश हो जा, मुझे देखने दे। नहीं बची, ये भी नहीं बची। उस परी का साया पड़ गया है इस पर भी। बस 2 दिनों में ये भी गांव की बाकी बहुओं की तरह अपना रंग रूप खो देगी। ये सुनकर आशा की आंखों में आंसू आ गए और अंजलि को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी आशा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से घर ले आई। अंजलि सवाल पूछती रही लेकिन आशा बस रोती रही।
अगले दिन जब अंजलि सोकर उठी तो उसकी नजर शीशे पर पड़ी। खुद को आईने में देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि गोरी चिट्टी अंजलि अब अपनी सास की तरह काली हो चुकी थी। रो मत अंजलि, हिम्मत रख, अब तुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। पर माँ जी, ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं एक रात में इतनी काली कैसे हो गई? ये एक रात की कहानी नहीं है अंजलि, बल्कि सदियों पुराना श्राप है। श्राप? पर मैंने तो कुछ गलत नहीं किया माँ जी। हम में से किसी ने कुछ गलत नहीं किया, पर हमारे पूर्वजों के कर्मों की सजा हम सबको भुगतनी पड़ रही है। पूर्वजों ने क्या किया था उन्होंने? सालों पुरानी बात है। कहते हैं इस गांव के लोग बहुत सुंदर हुआ करते थे। गांव के मुखिया का लड़का भानु प्रताप भी बहुत सुंदर था। लड़कियां जान छिड़कती थी उस पर। फिर एक दिन परी लोक से एक परी यहाँ आई और वो भी भानु प्रताप की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गई। भानु प्रताप सुंदर था, पर वो भी तो परी थी। उसके तेज और उसका रंग रूप देखकर वो भी परी का दीवाना हो गया। उसने परी से शादी का वादा किया और उसके साथ गलत काम किया। फिर परी ने उससे शादी करने की बात कही तो उसने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि वो उससे भी सुंदर लड़की से शादी करेगा। परी का दिल टूट गया। फिर गुस्से में उसने इस गांव को श्राप दिया कि यहाँ के किसी भी लड़के की शादी कभी किसी सुंदर लड़की से नहीं हो पाएगी, और अगर हो भी गई तो वो बहू 2 दिनों में ही अपना रंग रूप खो बैठेगी और काली हो जाएगी। मेरी और इस गांव की हर बहू की तरह अब तू भी उसी श्राप का शिकार हो गई बेटा। तभी अनुज वहां भागता हुआ आया और उसने जैसे ही अंजलि का हाल देखा तो गुस्से में अपनी माँ से बोला, कोई फायदा नहीं हुआ माँ तुम्हारे टोटकों का। मुझे नहीं चाहिए ऐसी काली पत्नी। मैं शहर जा रहा हूं, अब वहीं काम करूंगा और वहीं रहूंगा। मुझे नहीं रहना इस वाहियात गांव में इस काली कलूटी के साथ। मत रो अंजलि, ये अकेले तेरे साथ नहीं है। इस गांव में तू 36वीं बहू है जिसके साथ ऐसा हुआ। इसी श्राप की वजह से गांव में कोई मर्द नहीं टिकता, सब बाहर ही रहते हैं। अरे कोई क्यों टिकेगा? हमारा ये काला रंग देखकर कोई क्यों रहना चाहेगा हमारे पास? तू अपना ख्याल रख बेटा, मैं मंदिर जा रही हूँ। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तू इस दुख के साथ जल्दी ही जीना सीख जाए। नहीं, मुझे कुछ भी करना पड़े पर मैं अपना रंग वापस पा कर रहूंगी। कोई तो उपाय होगा ना माँ जी? अंजलि की जोश भरी आवाज सुनकर आशा उसे एक बार फिर उसी पुराने मंदिर में लेकर गई। रास्ता? एक रास्ता है, पर मुश्किल है, खतरा बहुत है। उस पहाड़ को पार करना होगा। कहते हैं उसके पीछे एक झील है और उसी झील के नीचे है वो परी लोक जहाँ से वो परी आई थी। तुमसे पहले भी कई बहुओं ने कोशिश की, पर उनमें से कोई वापस नहीं आई। सुनते हैं कि वहाँ की रानी परीक्षा लेती है, लेकिन उस परीक्षा को आज तक कोई नहीं जीता। वो सब उसी झील में डूबकर मर गई। बोल, अब तू जाएगी वहाँ? हाँ, मैं जाऊंगी और परीक्षा भी दूंगी। अगली सुबह अंजलि ने आशा से आशीर्वाद लिया और उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। कई दिन और रातों का सफर तय करके अंजलि किसी तरह उस पहाड़ को पार कर झील के पास पहुंच गई। फिर उसने धीरे धीरे झील में उतरना शुरू किया, लेकिन तभी वहां एक तेज रोशनी हुई। कौन हो तुम? मेरा नाम अंजलि है। अच्छा, तो तुम ही हो गांव की सबसे नई बहू? हाँ, मैं ही हूँ। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। जो हमारे पूर्वजों ने आपके साथ किया, हम सब उसके लिए शर्मिंदा हैं। पहले भी कई औरतें आई, पर सबने आते ही अपना रूप रंग मांगा, किसी ने माफी नहीं मांगी। मैं तेरी सच्चाई और अच्छाई से खुश हूँ। बता, क्या चाहिए तुझे? अगर आप वाकई मेरी अच्छाई से खुश हैं, तो मुझे मेरा रंग रूप लौटा दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, तो मैं तुझे ये जादुई लहंगा देती हूँ। इसे जैसे ही तू पहनेगी, तू पहले की तरह अपना रंग रूप पालेगी। ये ले, और अब जा यहाँ से। अपने हाथों में जादुई लहंगा देखकर अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने उस लहंगे को माथे से लगाया और धीरे धीरे झील से बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी वो वापस मुड़ी। क्या हुआ? अब क्या चाहिए तुझे? परी रानी, क्या आप मुझे ऐसे कुछ और लहंगे दे सकती हो गांव की बाकी बहुओं के लिए? वो सब भी मेरी तरह परेशान है, दुखी है। उनकी चिंता तू क्यों करती है? तुझे जादुई लहंगा मिल गया ना, तो तू जा, अब जल्दी जा, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। नहीं, अगर ऐसा है तो ये लहंगा भी वापस ले लो, या तो मुझे पूरे 36 लहंगे दो गांव की सभी बहुओं के लिए।
मैं उन सबको दुखी देखकर अकेले खुश नहीं रह पाऊंगी। अब मेरा इंतजार पूरा हुआ। मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी। तुझसे पहले जितनी औरतें यहाँ आई वो सब अपने लिए जादुई लहंगा लेकर चली गई और फिर मैंने उन सबको मार दिया। लेकिन तेरा दिल सच्चा है, मैं तेरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। ये ले 36 जादुई लहंगे, जाकर सबको दे दे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलि ने परी से सारे जादुई लहंगे लिए और तुरंत झील के बाहर आ गई। अंजलि ने वहीं एक लहंगा पहना जिसे पहनते वो पहले की तरह गोरी और सुंदर हो गई और अब वो तैयार थी अपनी तरह गांव की बाकी बहुओं की किस्मत बदलने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।